गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर होने वाला है द प्रपोजल। ठीक है। अब प्रपोजल क्या होता है बच्चों। प्रपोजल होता है आग्रह। ठीक है। आप किसी से आग्रह करते हैं कि वो आपकी बात को क्या करे, स्वीकार ले। ठीक है, उसी को कहा जाता है प्रपोजल। ठीक है। मान लीजिए आप कुछ चाहते हैं और आप किसी पर्सन से कोई चीज चाहते हैं कि वो आपकी इस बात को स्वीकार करे, तो आप क्या करेंगे, उसके पास अपना प्रपोजल लेके जाएंगे। ठीक है। अब वो उस पर्सन पे निर्भर करता है कि वेदर दैट पर्सन एक्सेप्ट्स योर प्रपोजल और रिजेक्ट्स इट। ठीक है। फिर वो सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा या क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर अपना जो प्रपोजल है उनके सामने पेश करेंगे। उन्हें पसंद आता है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों। और प्रपोजल कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स, लेकिन यहाँ पे जिस प्रपोजल की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा प्रपोजल होने वाला है स्टूडेंट्स, वो होने वाला है एक मैरिज प्रपोजल। ठीक है। एक मैरिज प्रपोजल जो कि एक लड़का लेकर के जाता है एक लड़की के फादर के पास और लड़की के पास, कि क्या वो उनके मैरिज प्रपोजल को, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को बहुत पसंद करता है और वो ही वॉन्ट्स टू मैरी दैट गर्ल। ठीक है। इसलिए वो प्रपोजल लेकर के उनके पास जाता है। अब हमें ये देखना है स्टोरी में कि क्या वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, या फिर क्या होता है, ये जानने के लिए हमें स्टोरी को रीड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो बड़े ही ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। नाम याद रखेंगे बच्चों इसके ऑथर का, एंटोन चेकोव। ठीक है। एंटोन चेकोव। और जो ये स्टोरी होने वाली है बच्चों, ये एक रशियन फैमिली के ऊपर होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, रशियन नेम्स होंगे। ठीक है। बिकॉज दिस इज अ रशियन फैमिली। ये रशिया की एक फैमिली की कहानी, परिवार की कहानी होने वाली है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिफोर यू रीड, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लीजिए। द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स, जैसा मैंने आपको समझाया। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट। ये सारी चीजें तो आप बच्चों कब करेंगे, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, तब आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। वैसे मैंने आपको हिंट के लिए पहले ही बता दिया है कि ये जो प्रपोजल स्टोरी में होने वाला है ये कैसा होने वाला है। दिस इज अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है। ये क्या है, इसमें आप एक मैरिज प्रपोजल के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है। क्योंकि प्रपोजल तो काफी तरह के होते हैं, उन्हीं में से एक होता है मैरिज प्रपोजल। देखिए, ये बताया गया है कि देखो, इनमें से अ सजेशन भी हो सकती है प्रपोजल, प्लान भी हो सकता है जो हम सामने रखते हैं, स्कीम भी हो सकती है किसी काम को करने के लिए। एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन, एक ऑफर आप रखते हैं किसी प्लान और किसी एक्शन के लिए। दैट एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या फिर थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि आप किसी का जब हाथ मांगते हैं तो उसको भी क्या कहा जाता है बच्चों, प्रपोजल ही कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे एक रशियन वेडिंग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो रशियन वेडिंग्स होती हैं वो कैसी होती है, मतलब जो रूसी लोग होते हैं उनकी शादियां कैसी होती हैं, उनका कल्चर हमारे कल्चर से कैसे अलग है, ये हम यहाँ पे जानेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स। रशियन वेडिंग, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी। क्या आप किसी रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में कुछ भी जानते हैं कि क्या उनके रिचुअल्स रहते हैं और कैसी उनकी सेरेमनी होती है। रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग, और ये आर्टिकल होने वाला है एक रशियन मैरिज के बारे में, एक रशियन वेडिंग के बारे में। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अ रशियन वेडिंग इज वेरी सिंपल। रशियन वेडिंग बहुत ज्यादा सिंपल होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड अ रिसेप्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा धूमधाम से उसको नहीं मनाते हैं वो लोग, और बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम शो ऑफ नहीं करते हैं। और बहुत ज्यादा जैसे कि इंडियन मैरिजेस में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं और बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो चलती है, बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं और काफी सारा खर्चा भी होता है। उससे बहुत ज्यादा क्या है, इट इज रशियन वेडिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ द इंडियन वेडिंग्स। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमें बताया बताया जा रहा है, एक वेडिंग के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, रिंग्स चाहिए रहती हैं,
ब्राइड की ड्रेस चाहिए रहती है। ब्राइड कौन होती है बच्चों? दुल्हन। ठीक है, दुल्हन की ड्रेस और कुछ कार्ड्स जिसमें कि जो ब्राइड होती है उसको लेकर के आते हैं या फिर उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो आते हैं। एंड अ रिसेप्शन, और एक उसके बाद वो छोटी सी पार्टी करते हैं, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाया रहता है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। क्योंकि जो इनका रिसेप्शन होता है बच्चों, रिसेप्शन कैसा होता है इनका? कंबाइंड रिसेप्शन होता है। ठीक है, लड़के जो दूल्हा है और लड़की जो दुल्हन है उसका रिसेप्शन जो होता है, जो पार्टी वो देते हैं, वो क्या होती है? कंबाइंड रहती है। ठीक है, तो पहले ऐसा रिवाज हुआ करता था कि जो दुल्हन वाले साइड वाले थे, ब्राइड की जो फैमिली थी, दुल्हन की जो फैमिली थी, वो उसके लिए पे क्या करती थी? पैसे दिया करती थी। जो भी खर्चा होता था वो कौन उठाता था? दुल्हन की फैमिली उठाती थी, ब्राइड्स फैमिली उस खर्चे को, एक्सपेंसेस को उठाती थी। बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज, लेकिन अब क्या होने लगा है कि ब्राइड और ग्रूम की फैमिली दोनों कंबाइन होके इस एक्सपेंसेस को शेयर करती हैं आपस में। जितना भी खर्चा आता है उसको क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। ठीक है, एक रशियन वेडिंग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की ही होती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, लेकिन अगर कुछ कुछ वेडिंग्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत एक हफ्ते तक भी चलती हैं। ठीक है, जिनको प्रॉपर, अगर वो मान लीजिए प्रॉपर रिचुअल्स के साथ या फिर अपना जो उनका पूरा पुराना ट्रेडिशनल कल्चर है उसके साथ अगर मनाया जाए तो पूरे वीक तक चलती है। बट अगर मॉडर्न टाइम में देखें तो ये 1 दिन या 2 दिन में ही निपट जाती है। एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और ये कह रहे हैं कि जो ओकेजन है कुछ ऐसा बन जाता है जिसको कि लोग सालों तक याद करते हैं। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इनकी वेडिंग सेरेमनी का वो होता है वेडिंग प्रोसेशन, यानी कि जिसे हम अपने लैंग्वेज में बारात कहते हैं ना बच्चों। तो इनकी जो बारात है वो कैसे आती है? सेवरल कार्स, काफी सारी कार्स होती हैं, और वैसे भी रशिया के लोग कार्स वगैरह के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस ही है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। ठीक है, जो ग्रूम यानी कि होता है बच्चों दूल्हा, ठीक है, या फिर ग्रूम या फिर ब्राइड के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो शादी से पहले काफी बार मिलते हैं। ठीक है, मेक पोस्टर्स, पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, राइट स्पीचेस, स्पीच वगैरह लिखते हैं। जैसे ग्रूम के फ्रेंड हो गए वो ग्रूम के लिए स्पीच लिखेंगे, और जो ब्राइड के फ्रेंड होते हैं वो ब्राइड के लिए स्पीच लिखते हैं। ऑर्गेनाइज कंटेस्ट, और कंटेस्ट वगैरह गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वहां खेलने के लिए। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। जब ग्रूम ब्राइड को ले जाने के लिए आता है फर्स्ट टाइम, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा कागजी काम भी वो लोग करते हैं, लॉ वगैरह के सामने रजिस्ट्रेशन वगैरह भी की जाती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब वो पहली बार उसे लेने आता है तो उसको क्या करना पड़ता है? फाइट करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। और जैसा कि आप जानते ही रशियंस कैसे होते हैं, काफी ज्यादा फाइट्स वगैरह में बिलीव करते हैं, तो ये उनका रिचुअल है कि उन्हें पहले फाइट करनी पड़ती है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। रशियंस कैसे रहते हैं? रशियंस अपार्टमेंट्स में रहते हैं बच्चों। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट्स में रशियंस लोग रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच द ब्राइड, और ग्रूम को काफी सारी सीढ़ियां चढ़ करके ब्राइड तक पहुंचना पड़ता है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। ठीक है, और उसको हर स्टेयर पे, मतलब आप कह सकते हैं हर फ्लोर पे कोई सवाल पूछा जाता है, और उस सवाल का उसे जवाब देना पड़ता है, और अगर वो जब सही जवाब देता है तभी वो ऊपर जा सकता है। The bride's friends ask difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles। ठीक है, कभी कभी वो जो क्वेश्चन पूछती हैं वो ब्राइड से रिलेटेड होते हैं, दुल्हन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभी वो कुछ पहेलियां, रिडल्स यानी कि बच्चों पहेलियां भी पूछती हैं। इस तरह से टेस्ट लिया जाता है किसका? ग्रूम का, यानी कि दूल्हे का। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और ग्रूम को इसका आंसर देना होता है किसकी मदद से? अपने दोस्तों की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन इज हिज ब्राइड। जैसे कि कुछ बेबी गर्ल्स यानी कि छोटे बच्चों की, छोटी लड़कियों की, बच्चों की उसको फोटोज दिखाई जाती है, और उनमें से उसको डिसाइड करना होता है कि जो उसकी ब्राइड है, उसकी दुल्हन है, उसकी बचपन की फोटो उनमें से कौन सी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश और टू मूव अहेड, और अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पेनल्टी के रूप में कैश पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों,
After the marriage registration, the newly married couple leaves the guests for a tour of the city sights. ठीक है, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो गेस्ट को छोड़ करके कहाँ जाता है, पूरे सिटी का टूर लेने के लिए निकल जाता है अपनी कार में, यानी कि सिटी में घूमने के लिए थोड़ी देर वो चले जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और 2-3 घंटे घूमने के बाद जो कपल होता है वो रिसेप्शन में आ जाता है। ठीक है, द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। ठीक है, जो कपल है वो एक स्पेशली अरेंज करे हुए सजाए हुए टेबल में बैठते हैं, किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और जो वहां पे गेस्ट इनवाइटेड रहते हैं उनके साथ। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद अ टोस्ट टू द कपल। जो रिसेप्शन है वो स्टार्ट होता है किसके साथ, टोस्ट। टोस्ट क्या होता है बच्चों, वो लोग जो भी ड्रिंक लेते हैं या फिर वाइन, विस्की, वोडका, उसका जो आप कह सकते हैं टोस्ट होता है, फर्स्ट चीयर्स होता है, उसके साथ वो क्या करते हैं, अपने रिसेप्शन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उन लोगों के कल्चर में बच्चों जो ये ड्रिंक्स वगैरह है वो काफी ज्यादा क्या है, नॉर्मलाइज है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कॉमन है उनके कल्चर में, इसको गलत तरीके से नहीं देखा जाता इन कॉन्ट्ररी टू आर कल्चर। ठीक है, हमारे कल्चर में ये सारी चीजें नहीं है, बट रशियंस में और जो क्रिश्चियनिटी वाले कल्चर्स हैं इनमें क्या है, ये सारी चीजें, वाइन्स वगैरह बहुत ही कॉमन है। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. और ये तो क्या है, जो वेडिंग टोस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा कस्टम है उनका, ये एक रिचुअल है, ये उनको करना ही पड़ता है। जहां पे कोई क्लोज फ्रेंड या फिर कोई जो रिलेटिव है ग्रूम का या ब्राइड का, वो कुछ बातें कहता है अपने दोस्त के बारे में, और फिर क्या करता है, देन एवरीवन रेजेस द ग्लास, फिर सब अपने जो वाइन का ग्लास है उसको हवा में उठाते हैं, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और सबके सब उसको एक ही साथ एक ही घूंट में पी जाते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद जो ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, उसको कहा जाता है कि वो ब्राइड को, अपनी दुल्हन को किस करे। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। और कुछ टोस्ट के बाद लोग क्या करने लग जाते हैं, खाना वगैरह खाने लग जाते हैं, और ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और साथ ही साथ फन, जो भी वहां पे गेम्स अरेंज करे रहते हैं उसमें एंजॉय करने लगते हैं, डांस वगैरह ये सारी चीजें फिर चलती हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, शी डिसअपियर्स। और कुछ ही देर बाद जो ब्राइड है उसको क्या कर लिया जाता है, स्टोलन, यानी कि छिपा लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। स्टोलन का मतलब होता है बच्चों चोरी हो जाना। ठीक है, तो उसे कौन चोरी करता है, शी डिसअपियर्स, वो खुद से ही गायब हो जाती है। व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और फिर ये रिचुअल है कि फिर जो ग्रूम है यानी कि दूल्हा है वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। इज आस्क्ड टू पे अ फी। उसको कौन ही चुराता होगा बच्चों, जो उसकी फ्रेंड्स वगैरह रहती हैं वही उसको छुपा देती हैं ग्रूम की नजरों से। ठीक है, और जब ग्रूम उसे ढूंढता है तो उसको क्या कहा जाता है कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके ही हम ब्राइड को वापस देंगे। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। ज्यादातर कौन होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वही उसको स्टील करते हैं, स्टील मतलब चुराना। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड्स शू। ठीक है, और फिर जो ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं वो ब्राइड के शू को छिपा लेते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। और जो दूल्हे को फिर अपने जूतों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। और जो गेस्ट होते हैं वो ये सारी चीजें जो भी चल रही होती है वहां पे, उन सबको क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और साथ ही साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी पार्टी को भी एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। जैसे कि इसमें से एक कॉमन चीज हमने देखी बच्चों, जो चोरी करने की रस्म है, वो तो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में भी काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक है, जूते जूते वगैरह चुराए जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसका कितना ज्यादा टेस्ट लिया जाता है। उसे हर कदम पे अपने आप को प्रूव करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, और अगर वो नहीं कर पाता तो उसको पे करना पड़ता ही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया बच्चों एक रशियन वेडिंग कैसी होती है। ठीक है, आज आपने जान लिया। आज तक आप लोगों को पता था कि एक इंडियन वेडिंग कैसी रहती है होती है, लेकिन आज आपने ये भी जान लिया इस चैप्टर के माध्यम से कि रशियन वेडिंग्स कैसी रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जब मिलके काफी ज्यादा नॉलेज मिला होगा, और काफी चीजें आपने सीखी होंगी इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इस तरह से आपको देखो एक होमवर्क भी दिया गया है कि डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन। कि जो चीजें इंडियन वेडिंग्स में और रशियन वेडिंग्स में क्या कॉमन है, विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, यानी कि आप अपने दोस्त की मदद से इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है, इस कॉलम में आपको फिल करना है बच्चे वो कस्टम्स, वो रिवाज जो कि इंडिया की वेडिंग से रशियन वेडिंग्स के सिमिलर है, मतलब सिमिलर मतलब मेल खाते हैं, एक जैसे हैं, और जो चीजें डिफरेंट है वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो जो कस्टम्स अलग अलग हैं इंडियन वेडिंग में और रशियन वेडिंग में, उसको आप इस टेबल में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं।
1 2 3 4 5 सिमिलरिटीज आपको लिखनी है इंडियन वेडिंग और रशियन वेडिंग में। तो आई होप जितना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दोज यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, यहाँ ये आप कर पाएंगे, ये मुझे पता है। और इसके बाद हम बच्चों अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं द प्रपोजल। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था, एक मैरिज प्रपोजल था। इज अ वन एक्ट प्ले, ये क्या है, एक प्ले है, एक नाटक के रूप में, फर्स्ट बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी टेलर एंड अ ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव जी। ठीक है, इनका नाम हमने ऑलरेडी शुरुआत में जान लिया था कि एंटोन चेकोव इसके क्या है बच्चों, राइटर हैं। और ये प्ले जो है वो कब लिखा गया था, 1888 से 1889 के बीच में ये लिखा गया था। ठीक है, और इसी का एक छोटा सा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आज अपने चैप्टर में। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। ठीक है, इस प्ले के माध्यम से हम क्या जानेंगे कि टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आदत। ठीक है, ये एक आदत होती है वेल्दी फैमिलीज की। वेल्दी फैमिलीज यानी कि वेल्दी मीन्स अमीर, अमीर घराने के जो फैमिलीज होती हैं, अमीर घराने जो होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो अपना टाइज यानी कि वो अपने रिश्ते किसके साथ बनाए, दूसरे अमीर घरानों के साथ ही बनाए। क्या आपने कभी देखा है ऐसा कि कोई अमीर घराने का लड़का गरीब घराने की लड़की से शादी कर रहा है, या फिर कोई अमीर लड़की किसी गरीब लड़के से शादी कर रही है, अमीर फैमिली की लड़की किसी गरीब लड़के से शादी कर रही है? ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत रेयर कुछ केसेस अगर होंगे तो दे आर वेरी रेयर केसेस और एक्सेप्शंस। बट मोस्टली जो वेल्दी फैमिलीज रहती हैं उनका यही मोटो वही टेंडेंसी रहती है कि वो अपनी जो टाइज है, वो रिश्ते हैं, वो किनके साथ ही फॉर्म करें, विद अदर वेल्दी फैमिलीज। ताकि इससे क्या होगा बच्चों, देखो फायदा क्या होता है उनको, मेन रीजन क्या है ऐसा करने का, टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, क्योंकि अगर जो दो वेल्दी फैमिलीज आपस में क्या बन जाती हैं, क्लोज आती हैं, तो उससे क्या होता है, जो उनका एस्टेट है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, या फिर जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो क्या है बच्चों, वो जो उनका स्पेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है जिसकी फैमिली की नेट वर्थ है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ किसकी नेट वर्थ है। और एक गर्ल है जिसकी फैमिली की नेट वर्थ है बच्चों 200 करोड़। तो इस लड़का और ये लड़का जिसके पास पहले 100 करोड़ थे और लड़की के पास 200 करोड़ थे, जब ये दोनों मैरिज कर लेते हैं तो इससे क्या होता है बच्चों, ये कितने इनकी जो नेटवर्थ फिर क्या हो जाती है, 200 प्लस 300, क्योंकि सेम हो जाती है, फिर 300 करोड़ के ये मालिक हो जाते हैं। ठीक है, ये इनके उसको यूज कर सकते हैं, एसेट्स को यूज कर सकते हैं, वो उनके एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों की सोच रहती है, ताकि ये क्या कर सके, इकोनॉमिकली सेंस, मतलब इकोनॉमिकली सही तरीके से उसको यूज कर सके। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, also wealthy, comes to seek the hand of Chibukov's 25-year-old daughter Delia। अब इस स्टोरी में हम अपने कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास कौन आने वाला है बच्चों, इवान लोमोव। ठीक है, ये लड़का है जो एक वेल्दी नेबर से, वेल्दी फैमिली से आता है। ठीक है, ये एक वेल्दी फैमिली से आता है और इसके बगल में वेल्दी नेबर्स रहते हैं, अमीर पड़ोसी रहते हैं। कौन, स्टेपन चुबुकोव। ठीक है, ये उनकी, ये भी वेल्दी है, स्टेपन चुबुकोव भी वेल्दी है। और ये क्या चाहता है, ये उनकी बेटी से, उनकी बेटी का नाम क्या है बच्चों, अभी यहाँ पे, हाँ, निटेलिया। निटेलिया जो कि 25 साल की है, ये उससे शादी करना चाहता है, उससे उसके फादर से उसका शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहता है। ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल, और ये तीनों के तीनों कैसे लोग हैं, तीनों लड़ाकू लोग हैं, बहुत ज्यादा लड़ने वाले लोग हैं। भले ही दे आर वेल्दी, ठीक है, बट दे ऑल आर क्वेरलसम। क्वेरलसम का मतलब वही जो जिन्हें हम कहते हैं ना बच्चों, बहुत लड़ाकू इंसान, लड़ते रहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता और हर बात पे, छोटी छोटी बात में दे गेट इरिटेटेड एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। ठीक है, ऐसे लोग हैं ये तीनों के तीनों, इवान लोमोव भी, स्टीफन चुबुकोव भी और इवन नेटालिया भी। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, वो मतलब छोटे छोटे, पेटी मतलब वेरी स्मॉल, छोटी छोटी बातों पे, इश्यूज मतलब छोटे छोटे मुद्दों पे, बातों पे वो क्या करने लग जाते हैं बच्चों, दे स्टार्ट क्वेरल, क्वेरल मतलब झगड़ा करने लग जाते हैं। ठीक है, द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वेरलिंग। ठीक है, इस कहानी में अब क्या होगा कि जो प्रपोजल लेकर वो आ रहा होता है, उनके बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई सी छिड़ जाती है किसी बात को लेकर के। और जिस प्रपोजल, जिस मकसद से वो आया होता है उनके घर में, वो प्रपोजल देने के लिए, वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं खो जाता है, गुम सा हो जाता है।
डेंजर, खतरे में आ जाता है, ठीक है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कारण रहता है कि इतनी लड़ाई होने के बावजूद भी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है? उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण वही रहता है, इकोनॉमिक गुड सेंस। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो जितना भी लड़ ले, लेकिन उनको ये पता होता है कि सामने वाला इंसान भी वेल्दी है और हम भी वेल्दी हैं, तो हमें इस प्रपोजल को मिस नहीं करना है। ऑल्दो द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, जबकि उसके बाद लड़ाई जो है वो कंटिन्यू हमेशा ही रहती है, लेकिन प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इकोनॉमिक रीजंस के वजह से। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो अब आप समझ चुके हैं, आपको बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है पूरे चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। स्टिपनोविच चुबुकोव कौन है? एक लैंड ओनर है, जमींदार हैं, जिनके पास काफी सारी जमीनें हैं। नटेलिया स्टिपनोवन उनकी डॉटर है जो 25 साल की है। इवान वेसिलविच लोमोव वो कौन है? नेबर ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव के पड़ोसी हैं। अ लार्ज हार्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, ये कैसा है? बहुत बड़े खुले दिल का इंसान है लोमोव, पर सस्पिशियस भी है। सस्पिशियस का मतलब होता है बच्चों संदिग्ध, कि मतलब आप इस पे भरोसा नहीं कर सकते, थोड़ा अजीब सा लगता है। और साथ ही साथ ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा लैंड ओनर है, यानी कि जमींदार है। ठीक है, तो करेक्टर के बारे में जान लिया आपने। इस चैप्टर में, इस प्ले में कह सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 करेक्टर ही होने वाले हैं। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस। ठीक है, जो हमारे सामने जो फर्स्ट सीन आने वाला है वो कहाँ का आने वाला है? चुबुकोव के घर में ड्राइंग रूम का ये सीन होने वाला है। लोमोव एंटर्स, लोमोव उस ड्राइंग रूम में उनके घर में एंटर करता है। वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट, उसने क्या पहना हुआ है? एक ड्रेस जैकेट पहना हुआ है। ठीक है, एंड व्हाइट ग्लव्स, साथ ही साथ उसने व्हाइट ग्लव्स पहन रखे हैं। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, चुबुकोव उसे मिलने के लिए क्या करता है? अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब चुबुकोव कह रहा है, ये चुबुकोव के डायलॉग्स हैं बच्चों, उसके बाद लोमोव डायलॉग्स के बेसिस में हम इसको रीड करने वाले हैं। माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I am extremely glad. Now this is surprise, my darling. How are you? ठीक है, चुबुकोव कहता है कि अरे मैं इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कैसे आए? ये तो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज की बात है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? लुमोव कहता है थैंक यू सर, एंड हाउ मेनी यू बी गेटिंग ऑन, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं? चुबुको, we just get along somehow, my angel, thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. Now you know, you should not forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? वो कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, तुम भी अपना ध्यान रखा करो और हम नेबर से मिलने बीच बीच में आया करो। जैसे बच्चे फॉर्मेलिटी वाली बातें होती है ना, कि आप भी किसी के घर में जाते हैं, गेस्ट के यहाँ जाते हैं, तो जो शुरुआत में फॉर्मेलिटी वाली बातें जो करते हैं, वही सारी चीजें इनके बीच में भी अभी चल रही है। चाहे वो अंदर से एक दूसरे को पसंद ना करते हो चुबुकोव लोमोव, लेकिन क्योंकि सामने पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं बनावटी बातें वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उसकी ड्रेस को देख करके नोटिस करते हैं कि तुमने तो इवनिंग की ड्रेस पहनी है, खूब अच्छे से सूट पहना हुआ है, बढ़िया ड्रेस पहन रखी है, क्या तुम कहीं पे जा रहे हो किसी पार्टी वगैरह में, इतना फॉर्मली तैयार होकर के जा रहे हो? फिर लोमोव कहता है नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड सिपिन स्टिपनोविच। वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आऊं, मैं कहीं पे भी जाने नहीं है। और हम लोगों को पता है बच्चों, लोमोव इतना तैयार होकर क्यों आ रखा है? क्योंकि वो चुबुकोव के पास अपना मैरिज प्रपोजल लेकर के आ रखा है, इसलिए वो इतना ज्यादा तैयार होकर आ रखा है। चुबुकोव, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस? तो फिर तुमने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी? इवनिंग ड्रेस का मतलब है बच्चों वही जो लोग वो जो ड्रेसेस रशियंस लोग पार्टीज वगैरह में पहनते हैं, उसको कहते हैं वो इवनिंग ड्रेस। ठीक है, माय प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम न्यू ईयर ईव जो होती है उसके लिए हमारे घर पे आए हो। जिसपे लोमोव कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टिफन स्टिफनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मैं एक तरह से आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर के आया हूं। Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. कि मैंने इससे पहले भी आपसे कभी हेल्प मांगने की कोशिश की और आपने मेरी हमेशा हेल्प की भी है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। मैं आप माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। आई शेल ड्रिंक सम वाटर, ऑनर्ड स्टिफन स्टिफनोविच। ठीक है, मुझे थोड़ा प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा पानी पीना चाहिए, ऑनर्ड स्टिफन स्टिफनोविच। ठीक है, ठीक है।
लोमोव कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टीफन, Honorage, I mean I'm awfully excited as you will please notice. In short, you alone can help me. Though I don't deserve it, of course, and have not any right to count on your assistance. तो इस तरह से वो कहने लग जाता है, मतलब अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, एक्साइटेड हो रखा है बहुत ज्यादा, और ये कह रहा है कि मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, जिस चीज के लिए मैं आया हूँ उसमें उसकी जो सहायता है उसकी वो सिर्फ यू कैन ओनली यू आर द पर्सन दैट कैन हेल्प मी। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। चुबुको कहता है, वो डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। वो कहता है, चुबुको कहता है कि बातों को इतना ज्यादा घुमाओ मत, तुम इतनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हो कि आप मेरी मदद कर सकते हो, आखिर बात क्या है, पहले मुझे बात तो बताओ। लोमोव कहता है, वन मोमेंट, दिस इज वेरी माइन्यूट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। और फिर लोमोव कैसे भी करके हिम्मत कर करके ये बात बोल ही देता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी नटालिया स्टेपनोवना का हाथ मांगना चाहता हूँ। किसके लिए? मैरिज के लिए, शादी के लिए। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, चुबुकोव और लुमनोव ये हैं। देखिए लुमनोव कैसे तैयार होकर के आ रखे हैं और चुबुकोव भी वहां पे खड़े हैं। चुबुकोव joyfully, by Jove, Ivan Vasilevich, say it again, I didn't hear it all. चुबुकोव इस बात को सुनकर के खुश हो जाता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि जो लोमोव है वो क्या है, एक बहुत ही ज्यादा वेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो इससे शादी करके क्या होगा, मतलब इससे अपनी बेटी की शादी करवा के मेरा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ वो सोचते हैं। और तब वो कहते हैं कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहो जरा। लोमोव, आई हैव द ऑनर टू आस्क। वो कहते हैं, मैं मुझे ये पूछने में बहुत ज्यादा ऑनरेबल फील हो रहा है कि क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। चुबुको बीच में इंटरप्ट कर देता है, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से, यस इंडीड, एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं हर चीज के लिए बहुत खुश हूँ। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं तो ये बहुत समय से सोच रहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, और मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि जो मेरी बेटी है उसकी शादी तुम्हारे साथ हो। शेड सटियर, और आंसू भी निकलने लग जाते हैं उसके साथ ही साथ। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल एज इफ यू वर माय ओन सन। और मैं हमेशा से ही तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जैसे कि तुम मेरे ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन। भगवान तुम्हें उनका मदद और उनकी प्यार हमेशा तुम पे बरसाएं। एंड सो मच होप, और बहुत सारी उम्मीदें तुम्हारे जीवन में वो दे। वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर। और इस तरह से वो एम्बेरेस होकर कहता है कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। मैं इतना खुश हूँ अभी कि मैं अपना क्या बैलेंस जो है वो खो चुका हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट। वो कहता है कि मैं भी जाता हूँ और मैं नटालिया, या फिर जिसका नाम नताशा भी है, उसको बुला करके लाता हूँ। ठीक है बच्चों, लोमोव ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, वो उसका आदर करते हैं कि उन्होंने उनके इस प्रपोजल को स्वीकारा। थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, और वो कहता है कि अब मुझे किसके कंसेंट, किसका कंसेंट का मतलब होता है बच्चों, किसका आंसर। ठीक है, कंसेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि उसकी रजामंदी भी जरूरी है। किसकी रजामंदी? अब उसके फादर ने तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन नटालिया का उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। चुबुकोव कहता है, वाई, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वोंट कंसेंट। वो कहता है कि अरे ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर एक बार मैंने कंसेंट दे दिया तो वो मना करेगी? वो भी मना नहीं करेगी। शी इज इन लव इगेट, शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शैन बी लॉन्ग। ठीक है, वो कहता है कि मैं अभी आता हूं उसको बुला करके, और वो मना नहीं करेगी बिल्कुल, वो भी तुमसे ही बहुत ज्यादा प्यार करती है। Lomov, it's cold. I am trembling all over just as if I've got an examination before me. Lomov कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, और इस तरह से मेरा शरीर कांप रहा है जैसे कि अभी मेरे सामने कोई एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, कोई परीक्षा मेरी चल रही है। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड ए मेड अप। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपना मन बना करके आया हूं कि मुझे आज इस चीज को क्लैरिफाई ही करना है। If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. वो कह रहा है कि अगर मैं यही सोचता रहा कि मैं अपने आप को थोड़ा और समय देता हूँ, हेजिटेट अगर मैं करता हूँ इस चीज से, मैरिज से, और बातें करने की कोशिश करता हूँ कि मैं और ज्यादा बातें करूँ, ठीक है, और किसी आइडियल पर्सन के लिए वेट करूँ, या फिर रियल लव, एक सच्चे प्यार को ढूंढने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं ये सारी चीजें सोचता हूँ तो फिर मेरी कभी भी शादी होने वाली नहीं है। इट्स कोल्ड नटालिया, और वो नटालिया से कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। Stepanovna is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated,
ठीक है, जिसके बारे में बताता है कि जो नतालिया है वो काफी अच्छी एक हाउसकीपर है, ठीक है, वो वेल एजुकेटेड भी है और बैड लुकिंग भी नहीं है, मतलब देखने में ठीक ठाक है। वट मोर डू आई वॉन्ट, अपने आप से ही कह रहा है कि इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए, बट आई एम गेटिंग नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, पर मेरे कानों में मुझे क्या सुनाई दे रहा है, नॉइज सुनाई दे रही है, किसकी, एक्साइटमेंट्स की, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और अब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूं, ठीक है, मतलब मुझे शादी करनी ही होगी क्योंकि उसकी शायद एज भी काफी ज्यादा हो चुकी है। आई एम ऑलरेडी 35, देखो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 35 का हो चुका हूँ, 35 साल का हो चुका हूँ, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्रिटिकल एज है। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और दूसरी बात ये है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ और एक रेगुलर लाइफ अब जीना चाहता हूँ, ठीक है। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशन, मुझे पैल्पिटेशंस की भी सफरिंग है। सफर का मतलब होता है बच्चों प्रॉब्लम को फेस करना। पैल्पिटेशंस क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब आपकी जो हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन है, वो बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पैल्पिटेशंस कहा जाता है। एम आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मेरी ये आदत है कि मैं क्या हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ किसी भी सिचुएशन में, एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और इस वजह से मुझे बड़ी परेशानी भी होती है। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और इस मोमेंट में भी मेरे साथ यही हो रहा है, मुझे पेल्पिटेशंस हो रही हैं, मेरे जो लिप्स हैं, मेरे होंठ हैं, वो क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, यानी कि जो मेरी राइट आईब्रो है वो भी क्या कर रही है, फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप, लेकिन सबसे बुरी बात क्या है कि जो मेरा सोना है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्लियर है बच्चों। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड, ठीक है। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता हूं, मुझे क्या होने लग जाता है, जो मेरा राइट शोल्डर है, सॉरी लेफ्ट शोल्डर है, वहां पे क्या होने लग जाता है, बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस होने लग जाता है, और मुझे वहां पे पेन भी महसूस होता है। आई जंप अप लाइक अ lunatic, वॉक अबाउट अ bit एंड लाई डाउन अगेन, मैं एक पागल इंसान की तरह क्या करने लग जाता हूँ, कूदता हूँ अपने बेड से बाहर, और मैं वॉक करने लग जाता हूँ और फिर से लेटने या फिर सोने की कोशिश करता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगेन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल, लेकिन जैसे ही मैं खड़े होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जाना लोमोव के मेडिकल कंडीशंस के बारे में, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे पॉज करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट, जितना आज आपने पढ़ा है उसको घर जाके रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।